नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने जीके के कुछ क्वेश्चन लेके एमसीक्यू लेके आ गए हैं, इसलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल है, व्हिच ऑफ दिस साइट इज नोन फॉर मिसाइल टेस्ट सेंटर? निम्न में से किसको हम मिसाइल टेस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है? हम इसको जानते हैं या हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर 4 जगह का नाम दिया हुआ है, इनमें से किसको मिसाइल टेस्ट सेंटर यानी कि मिसाइल परीक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 जगह है। क्या क्या है 4 जगह? ए पर पोखरण, बी पर श्रीहरिकोटा, सी पर चांदीपुर और डी पर सुंदरबन। तो आप लोग गेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर किस जगह को मिसाइल टेस्ट सेंटर या मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब क्या होगा? चांदीपुर। ठीक है, इसको हम मिसाइल परीक्षण केंद्र या मिसाइल टेस्ट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह चांदीपुर को। ठीक है, और दूसरा सवाल, Which planet is known as green planet? कौन सी ग्रह को हरा ग्रह नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट का मतलब हरा ग्रह, ग्रीन कलर का प्लैनेट। किस प्लैनेट को, किस ग्रह को हम हरा ग्रह भी बोलते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अर्थ यानी कि पृथ्वी, यूरेनस, वेनस, वेनस को हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, और मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह। पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र और मंगल, इन 4 में से किस ग्रह को हम हरा ग्रह बोलते हैं? मार्स को क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह, है कि नहीं? हम लोग हिंदी में इसको मंगल ग्रह बोलते हैं। ये इसको क्या ग्रह बोलते हैं? ये रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट बोलते हैं, आप ये याद रखिए। और वेनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग को सिर्फ मैंने एम लिख दिया। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार यानी कि सुबह का और शाम का या संध्या का तारा बोलते हैं। किसको? वेनस को। वेनस यानी शुक्र ग्रह को। अब अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू यानी कि नीला ग्रह पृथ्वी को। तो बच गया क्या है? क्या बच गया? यूरेनस। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आज का तीसरा सवाल, नाइगारा फॉल इज लोकेटेड एट। नाइगारा फॉल का मतलब झरना, पहाड़ से जो पानी गिरता है ना नीचे, वो झरना। वो कोई फिल्म में, गाना में भी ऐसा दिखाई देता है, ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ से, वहां पर गाना में वो सीन दिखाया जाता है। वैसे नाइगारा नाम का वो झरना, नाइगारा फॉल इज लोकेटेड एट, वो कहां पर स्थित है? नाइगारा नाम का झरना। आपका 4 ऑप्शन है, नाइजीरिया, कनाडा, अर्जेंटीना या ब्राजील। इन 4 देशों में से कौन सी देश में ये आपका नाइगारा फॉल्स है? अब नाइगारा देख के आप नाइजीरिया मत बोल देना। ठीक है, नाइजीरिया एक अलग अफ्रीका का देश है। ये नाइगारा कहाँ पर है? आपका कनाडा पर है। कनाडा कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है। ये उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में है या महादेश में है। आपका नाइजीरिया आपका अफ्रीका। ठीक है, आज का चौथा सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रू तिब्बत टू इंडिया? यहाँ पर रिवर्स नहीं होगा, रिवर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत टू इंडिया? यहाँ पर 2 चीज या ख्याल से देखिए, यहाँ फॉलोइंग है या फ्लोइंग है। ये फ्लोइंग का मतलब बहना, नदी बहता है ना, वो फ्लोइंग। और ये फ्लोइंग का मतलब वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब यहाँ दिया गया से कौन सा, वो फ्लोइंग का मतलब वो है, और ये फ्लोइंग का मतलब बहना। ठीक है, अब यहाँ दिया गया 4 नदी के नाम दिया गया है, उनमें से कौन सा नदी तिब्बत से भारत में बहता है? सब नदी तिब्बत से बहकर भारत में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ 4 में से सिर्फ एक नदी तिब्बत से बहकर भारत में आता है, तो वो कौन सा नदी है हमको पहचानना है। 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदस और रवि। तो इन 4 नदी में से कौन सा नदी तिब्बत से बहकर भारत में आता है? ये आसान सा सवाल है, ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत से बहकर भारत में आता है।
अरुणाचल से होके आसाम से बांग्लादेश से जाकर आपका बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में वो विलीन हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र स्टार्टिंग आपका तिब्बत से है और एंडिंग बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र का। अब 5वां सवाल, कर्ड ट्राइब इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये कर्ड जनजाति कौन सी देश के साथ इसका संबंध है, या ये कर्ड जनजाति कौन सी देश की जाति है, ये कौन सी देश की जनजाति है ये कर्ड? तो हमको 4 ऑप्शन है, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और इराक। तो ये तो सुना ही होगा आप लोग ने, कहां से है कर्ड? आपका इराक से। ठीक है, इराक का एक जनजाति है कर्ड, और उन लोग का भाषा क्या है, वो जाति का कर्ड ट्राइब का लैंग्वेज क्या है? कर्डिश। ये इन लोग का भाषा क्या है? कर्ड का भाषा KURDISH, कर्डिश है। ठीक है, आपका ये इराक में अरबिक और कर्डिश भाषा यूज होता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपका अरबिक और कर्डिश है इराक का। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? और निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? आपको तो देखकर ही पहचानेंगे आप, थोड़ी एक छोटा बच्चा भी जानेगा। माउंटेन पहाड़, बी नंबर पर रिवर नदी, सी नंबर पर सी सागर या समुद्र, और डी पर रोड यानी कि रास्ता या मार्ग। तो कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण या मनुष्य ने बनाया है? पहाड़ को मनुष्य नहीं बना सकता है, नदी को भी मनुष्य नहीं बना सकता है, और सी सागर को भी मनुष्य नहीं बना सकता, ये प्राकृतिक है। तो कौन सा मानव ने बनाया है? ये आपका रोड यानी कि रास्ता, आप खुद को चलने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए ये मानव निर्मित है। ठीक है, ये डी वाला आपका रोड मानव निर्मित है। आज का 7वां सवाल, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यानी कि लखनऊ कौन सी नदी के तट पर या कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश का राजधानी है ना लखनऊ, ये कौन सी नदी के किनारे पर है? यार लखनऊ के बगल से कौन सी नदी बहता है? हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरायू, गोदावरी, गोमती और शिप्रा। तो आप लोग गेस कीजिए कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, बसा हुआ है ये शहर। अब सरायू देखिए आप एक ए पर, सरायू नदी के किनारे पर कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आपका अयोध्या, राम जन्मभूमि, जहां पर भगवान राम पैदा हुए थे, ये अयोध्या सरायू नदी के किनारे पर है। ठीक है, और दूसरा क्या है? गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे पर आपके प्रसिद्ध शहर कौन सा है? नासिक है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सरायू आपका उत्तर प्रदेश में है, ये अयोध्या गोदावरी नदी के किनारे पर आपका नासिक शहर ये महाराष्ट्र में है। और शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में ना उत्तर प्रदेश में है। ये आपको मैंने ये कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके दीजिए मुझे। चलिए कितना आप जानते हैं, मैं ये ट्राई करता हूँ। ये 2 ऑप्शन दिया मैंने, ये यूपी और एमपी, उज्जैन कहाँ है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, और मतलब यह शिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा है? उज्जैन शहर है। ठीक है, और ये गोमती शहर आपका सही जवाब है, लखनऊ गोमती शहर के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, Which bank was earlier known as Imperial Bank of India? कौन सी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? कौन सी बैंक को बताइए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक और UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंक में से कौन सी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था?
तो आपका सही जवाब क्या होगा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 1955। अब नवा सवाल, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? भारत की कौन सी राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का खेती करता है, या वहां पर कॉफी मिलता है, या कॉफी उसको राज्य कॉफी मिलता ही नहीं, वो प्रोड्यूसर का मतलब वो उत्पादन करता है, वो कॉफी बना के मार्केट में बेचता है। कौन सी राज्य है सबसे ज्यादा कॉफी बनाने वाला है? ए पर आसाम, बी पर कर्नाटक, सी पर तेलंगाना और डी पर आपका केरला। इन चार में से कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा आपका कॉफी का खेती होता है? आसाम में आपका चाय का होता है। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक अकेले भारत में 70% कॉफी प्रोड्यूस करता है, 70% अकेले कर्नाटक ही करता है। तो समझिए कि कितना ज्यादा करता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था? भारत का सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसर करने वाला राज्य का नाम पूछा था हमको, कर्नाटक। अगर पृथ्वी में या विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस ज्यादा करने वाला देश कौन सा बोलने से क्या बोलते आप? वो ब्राजील है, ठीक है, BRAZIL। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राजील करता है। और इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। आपका 10वां सवाल, विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? भारत में किस तरह की मिट्टी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? यहाँ पर 4 तरह की मिट्टी के नाम बताया गया है, उनमें से किस तरह का मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ए नंबर पर है लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो भारत में कौन सा वाला ज्यादा पाए जाते हैं? आपका सी वाला ऑप्शन, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ इंडियन सॉइल इज एलुवियल सॉइल, ओके। अब 11वां सवाल, व्हिच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? कौन सी नदी मैक्सिमम कंट्रीज होके गुजरता है या बहता है? कोई नदी है, एक देश से दूसरे देश तक बहता है और जाके सागर में विलीन हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं। एक नदी ऐसा है जो बहुत देश को छूकर जाते हैं, या कि उस देश से चलकर जाते हैं या उस देश के बाहर कर जाते हैं। एक ऐसा नदी है वो जो बहुत देश में प्रवेश करते हैं, ठीक है, वो नदी। तो उस नदी का नाम क्या है? अमेजोन, नाइल, इसको नाइल को कोई नील भी बोलते हैं, नील नदी, नाइल, गंगा या दानुबे को कोई दानुब भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप क्या बोलेंगे वो आपकी मर्जी, आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो कौन सी नदी मैक्सिमम कंट्री से होकर गुजरता है? अमेजोन, नाइल, गंगा या दानुबे? आपका 11 का सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, दानुबे, ठीक है, दानुबे। अब 12वां सवाल, द टर्म डोबा मीन्स? डोबा का मतलब क्या है? डोबा का अर्थ क्या है? ए लैंड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 देश के बीच की भूमि को डोबा बोलते हैं। ए लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, ये भूमि दो नदी के बीच की भूमि को डोबा बोलते हैं। ए लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स, 2 पहाड़ के बीच के मिट्टी को या भूमि को डोबा बोलते हैं। या ए लैंड बिटवीन 2 सीज, 2 समुद्र या 2 सागर के बीच की मिट्टी को डोबा बोलते हैं। तो कौन सा वाला सही होगा? डोबा का अर्थ क्या है? आपका डी वाला ऑप्शन, ए लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदी के बीच में जो भूमि होता है उसको हम डोबा बोलते हैं, ठीक है। 13वां सवाल है, मेकोंग डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये मेकोंग नाम के डेल्टा कौन सी देश पर है? हमको 4 देश का नाम दिया है, क्या क्या है देश का नाम? वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आपकी मेकोंग नाम के डेल्टा कौन सी देश पर मौजूद है या मिलते हैं?
ये आसानी है, आप गेस कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं आता तो इसका सही जवाब हो ए वाला ऑप्शन, वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम पर ये मेकोंग नाम के डेल्टा है। और 14 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? यूरोप महादेश का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? थेम्स, वोल्गा, नाइल या अमेजन? यूरोप का सबसे बड़ा नदी का नाम है आपका बी वाला ऑप्शन, वोल्गा। ठीक है, अब 15वां सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन? ये क्विकलाइन का केमिकल नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन? क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट? तो क्या होगा केमिकल नाम, रासायनिक नाम किस चीज का? क्विकलाइन का क्या है? कि आपका सी वाला ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन। इज इट क्लियर? आज का 16वां सवाल, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है? मतलब हवाई जहाज बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु से हवाई जहाज बनते हैं? आपका 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, आयरन और निकल। तो आपका कौन सी धातु से आपका एरोप्लेन बनता है, हवाई जहाज? तो हवाई जहाज बनने के लिए क्या लोहा चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर लोहा आयरन यूज करेंगे तो इतना वजन हो जाएगा कि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो जमीन पर ही बैठ जाएगा, उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगा अगर आप लोहे से बनाए तो। अगर आप एल्यूमिनियम से बनाए तो क्या होगा? एल्यूमिनियम हार्ड भी है, होता है, सख्त भी होता है और उसका हल्का भी होता है, उसका वजन हल्का होता है, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है एल्यूमिनियम। इसलिए हवाई जहाज बनाने के लिए आपको एल्यूमिनियम की जरूरत होती है, तो यह एल्यूमिनियम का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। अब विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉकेट? अब रॉकेट बनाने के लिए कौन सी मेटल, धातु की प्रयोग किया जाता है? धातु बनाने के लिए निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या कोबाल्ट? तो आकाश में उड़ के जाता है ना अंतरिक्ष में रॉकेट, उस रॉकेट को बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये आसानी है। इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही हो गए, मैंने 2 ऑप्शन ही लिख दिया है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम भी यूज होता है और टाइटेनियम भी यूज होता है, दोनों यूज होता है। इसमें 2 यूज होता है। ठीक है, आप याद रखिए, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। कोई भी आ सकता है एग्जाम में, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों को ही लिखकर आपको टिक मार्क दे दिया। ठीक है, बोथ टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉकेट। इज इट क्लियर? नाउ वी विल गो टू नंबर 18 क्वेश्चन। आप 18 नंबर के सवाल पर जाएंगे। व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मेक स्टील? कौन सी धातु से स्टील बनते हैं? स्टील जैसे आपके घर में चम्मच होता है, वह खाना बनाने वाला, क्या करने वाला, आपका बर्तन होता है ना आपके घर में, यूटेंसिल्स, वो कौन सी स्टील के यूटेंसिल, वो कौन सी धातु से बनाए गए हैं? कॉपर से, आयरन ओर से, जिंक से या कोबाल्ट से? वो तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि स्टील तो आपके घर में हर किसी के घर में स्टील होता है। तो वो स्टील किस चीज से बना? जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा किस चीज से बनते हैं? धागे से। धागे किस चीज से आते हैं? आपके प्लेंट से भी आते हैं, एनिमल से भी आते हैं। प्लेंट से क्या आता है? जूट, कॉटन। और एनिमल से वो एनिमल का फार होता है, उससे आता है कि नहीं? वो बकरी का, भेड़ का, और बाहरी वो बाल काट के निकाल के वो याक का, कैमल का, उसके धागे बना के कपड़ा बनाते हैं, उससे भी होता है। और
कैटरपिलर से भी वो बनाता है इन्नी कपड़ा, ठीक है। वो होता है आपका नेचुरल फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर भी होता है नायलॉन, टेरिलियन, पॉलिस्टर, ऐसा। वो हम कपड़ा जानते हैं तो हम स्टील के बारे में भी जानना होगा। स्टील हम लोग व्यवहार करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील कौन सी चीज से बनते हैं? कॉपर से, आयरन ओर से, जिंक से या कोबाल्ट से? आपका सही जवाब क्या होगा? स्टील बनते हैं आयरन ओर से, ठीक है। आयरन ओर का मतलब क्या होता है? लो अयस्क, लो लो अयस्क, लो अयस्क का मतलब आयरन ओर, ठीक है। उससे हम स्टील बनाते हैं, ठीक है। आज का 19वां सवाल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन, कब? मतलब सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब सांसद, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का मतलब स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। वो कब लागू किया गया था? आपका 4 ऑप्शन है, दिसंबर 1993, दिसंबर 2004, दिसंबर 1998 या दिसंबर 2015। तो कब लागू किया गया था आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब लागू किया गया था भारत में? आपका दिसंबर 1993 या दिसंबर 1993। इन द ईयर, इन दिसंबर 1993 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा? ये लोकसभा में ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने सीट रिजर्व है? यानी कि ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट रिजर्व है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 75, 75, 63, 92 या 84। कितने सीट रिजर्व है एससी के लिए? एससी शेड्यूल्ड कास्ट का। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब होता तो एसटी होता, ठीक है। ये शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब एससी, और एक होता है ओबीसी और एक होता है एमओबीसी। खैर यहाँ एससी का पूछा है, एस शेड्यूल्ड कास्ट का कितना रिजर्व है, उन लोग के लिए कितना रिजर्व कर दिया गया है? 84 है, ठीक है। ये याद रखिए, डी वाला ऑप्शन 84 एससी के लिए रिजर्व है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? कौन सी खेला के साथ या कौन सी स्पोर्ट के साथ आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध है? आपका सही जवाब क्या होगा? ये तो आसान है, फुटबॉल। फुटबॉल संतोष ट्रॉफी के नाम से खेला जाता है भारत में, ठीक है। ये विदेश में नहीं खेला जाता है, भारत में खेला जाता है संतोष ट्रॉफी नाम के फुटबॉल का फुटबॉल लीग, ठीक है। आपका 22वां सवाल है, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? और सॉरी, नेवी है, नेवी का मतलब जल सेना, सॉरी मुझे क्षमा कर दीजिए, नेवी का मतलब जल सेना है, मैंने एयरफोर्स बोल दिया। एयरफोर्स का मतलब वायुसेना। इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या 1 फरवरी। कब मनाया जाता है? आप गेस कीजिए। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 मिनट में ये रेड पेन से मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपका 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? आर्मी डे। भारत में, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में बोल रहा हूँ। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। 8 अक्टूबर को आपका इंडियन एयरफोर्स का है, भारतीय वायुसेना का, ठीक है। ये वाला है भारतीय वायुसेना का।
और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो समुद्र पर जो होता है ड्यूटी करता है उनको कोस्ट गार्ड बोलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे या भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है। आपका 4 दिसंबर सही जवाब होगा। ठीक है। When is World Earth Day celebrated? कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? कैसा अनोखा सवाल है ना। विश्व पृथ्वी दिवस, When is World Earth Day celebrated? 4 ऑप्शन है, 25 मार्च, 22 अप्रैल, ये आपका 13 अक्टूबर और 15 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? आपका 22 अप्रैल के दिन पर आपका वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। Where is साबरमती आश्रम लोकेटेड? जस्ट 24वां सवाल, साबरमती आश्रम कहां पर मौजूद है? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट या गांधीनगर? हम सब जानते हैं कि साबरमती आश्रम गुजरात में है। ये सब हर कोई जानता है, ज्यादातर लोग जानते हैं। तो कहां पर है? गुजरात की कौन सी जगह पर? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और गांधीनगर में से कौन सी जगह पर है? आपके साबरमती नदी के किनारे पर ही वो आश्रम है। तो वो कहा साबरमती नदी कौन सी शहर के सामने से बह रहा है? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर। तो आपका सही जवाब अहमदाबाद होगा। ठीक है, यह आपका साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। आपका 25वां सवाल है, Where is the headquarter of Income Tax Department? ठीक है, आयकर विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय। आयकर विभाग का मुख्यालय कहां पर है भारत में? नई दिल्ली पर, बेंगलुरु पर, कोलकाता पर या मुंबई पर? कहां पर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग का हेडक्वार्टर? ये नई दिल्ली या न्यू दिल्ली पर है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर कहाँ है भारत में? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वो कब बना था? 1861 पर ही, भारत आजाद होने के बहुत साल पहले ही बना था। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और 26वां सवाल, बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड एट? बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? कहाँ पर है आपका बोटानिकल गार्डन? ये आपका कोलकाता पर स्थित है। ठीक है। पंडित शिव शंकर शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित शिव कुमार शर्मा जी कौन सी वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? फ्लूट, वायोलिन, तबला या संतूर? पंडित शिव कुमार शर्मा जी कौन सी वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वो संतूर, उनका संतूर के साथ संबंध था। ठीक है, वो संतूर बजाते थे। 28वां सवाल, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर जी कौन से वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? तबला, वायलिन, सितार और फ्लूट? इन चार में से कौन सी वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है आपका पंडित रविशंकर जी? अब सही जवाब क्या होगा? सितार। ठीक है, पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे। वैसे पहले हमने क्या पूछा था? शिव कुमार शर्मा जी के बारे में पूछा था, वो क्या बजाते थे? संतूर। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? अगर पूछे कि कोई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे तो आप क्या जवाब देंगे? वो बांसुरी वादक थे। ठीक है, फ्लूट प्लेयर, बांसुरी वादक। और अगर कोई जाकिर हुसैन के बारे में पूछे तो वो क्या बजाते थे? तबला। ये सब आप याद रखना। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी। ये पंडित रविशंकर आपका सितार और पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। ठीक है, आपका 29वां सवाल, 29th क्वेश्चन, वैट स्टैंड्स फॉर? मतलब वैट का फुल फॉर्म क्या है? वेरी अट्रैक्टिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स,
वैल्यू एवरेज टैक्स या वैल्यू एवेड टैक्स, कौन सा हो गया? वैट का ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या है? आपका बी वाला ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, वैट का मतलब। आपका आखिरी सवाल, 30वां सवाल, Which of the following is related to टेनिस? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खेल के साथ संबंधित है? यहाँ पर 4 कप का नाम, ट्रॉफी का नाम दिया हुआ है, उनमें से कौन सी खेल ये आपका टेनिस में होता है? डेविस कप होता है टेनिस में, या संतोष ट्रॉफी होता है, या दुलीप ट्रॉफी, या आगा खान कप, कौन सा वाला आपका टेनिस के साथ संबंधित है? आपका ये बी होगा, सी नहीं। आपका संतोष ट्रॉफी किस चीज से संबंधित है? ये फुटबॉल से, ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल है। ये आगा खान कप को किस चीज से संबंधित है? आपका हॉकी के साथ। ये बी वाला फुटबॉल, एफ लिख दिया। ये आगा खान कप आपका हॉकी के साथ है, एच लिख दिया, ठीक है। ये दुलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट के साथ संबंधित है, तो सी लिख दिया। तो डेविस कप बसा जो है वो टेनिस के साथ संबंधित है, तो उसमें टी लिख दिया, ठीक है। आपका डेविस कप टेनिस, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, आगा खान कप हॉकी और दुलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से साथ संबंधित है। अब आप बताइए आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगे? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। अगर हमारे ये वीडियो में कुछ कमियां रह गई है तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आके हमको सुझाव दे देना, ठीक है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।